गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, पहले अपन ये चीज़ देख लेते हैं। आज अपन शिक्षण प्रभावता की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन प्रभावी शिक्षण का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं और अपन इसमें तत्व सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से शिक्षण प्रभावता की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार से अपना है मेथड ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, यानी शिक्षण तो कौन कौन सी विधि होगी, कौन सी नहीं होगी, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण प्रभावी विधियाँ, तो इस बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या चीज़ है, क्या नहीं है, वो बहुत पहले से अपन अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में कर लिया था, सेकंड यूनिट में अपना शिक्षण चल ही रहा है। तो शिक्षण क्या होगा, शिक्षण को हम क्या मानते हैं, शिक्षण एक क्या है, प्रक्रिया है। वो कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें कैसे हो सकती है, शिक्षा का बालक के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अभी सबको मालूम है कि शिक्षा का बालक के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति जब भी कहते हैं ना, व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वही क्या होता है, शिक्षण। सीखना ही शिक्षण है, ये हम जानते हैं। लेकिन इस शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, ऐसी कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए जिससे शिक्षण प्रभावशाली हो जाए और बालक किन विधि प्रविधि से अपने अधिगम ज्ञान में वृद्धि करे, अपने अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है। तो इसमें अपन शिक्षण की विधियों के द्वारा इनमें अध्ययन करें। कौन सी विधियाँ हो जिससे शिक्षण कार्य अच्छा हो और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। इसी प्रकार से वह शिक्षण की विधियाँ तो अपनी पहली कौन सी है, पहली है अपनी सूक्ष्म शिक्षा, यानी माइक्रो टीचिंग। पहली हो गई। दूसरी कौन सी अपनी अंतः क्रिया विश्लेषण और तीसरी है अपनी अनुरूपीकृत विधि। इसका दूसरा नाम है अनुकरणीय विधि। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अभी अपनी शिक्षण की तीन विधियां हैं कि शिक्षण में कौन कौन सी विधियों प्रयोग करके शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाए। सूक्ष्म शिक्षण है, अंतःक्रिया विश्लेषण है और अनुरूपीकृत विधि है। तो इन विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से अब हम इन विधियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तीनों विधि में क्या क्या चीज होती है, क्या नहीं होता है, तो अपन इनमें अध्ययन करेंगे। तो एक चीज अपन पहले समझ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है ये एक पाठ्य योजना तैयार करने की विधि है, जिसमें बच्चे में शिक्षण कौशल का निर्माण किया जाता है और छोटी छोटी उसमें प्रक्रिया में इसको प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त कराने तथा उन्हें विशिष्ट विधि का प्रशिक्षण देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दैनिक जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और करके इसमें क्या होता है कि इसमें 5 से 7 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 5 से 7 विद्यार्थी होंगे इसमें, है ना। और टाइमिंग क्या होगी इसकी, समय सीमा भी बहुत कम होती है और समय सीमा होगी 5 से 10 मिनट में पूरा करना होता है। तो इसमें 5 से 7 विद्यार्थी और 5 से 10 मिनट के अंदर इसको पूरा करना होता है और ये क्रिया हो जानी चाहिए, मतलब 5 से 7 छात्र लेने हैं और अवधि इसकी कम करनी है। और इस प्रकार शिक्षार्थी को प्रशिक्षण कार्य में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा प्रशिक्षित कर भावी वास्तविक शिक्षण विचार को प्रभावशाली बनाने हेतु तैयार किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जिनको शिक्षक बनना है और प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं, उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग तुम्हारी है
इसमें तो एक एक इकाई करके योजना तैयार की जाती है, एक एक कौशल का निर्माण किया जाता है और एक बार में एक कौशल का ही निर्माण किया जाता है और एक कौशल को ही पढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी कम होते हैं, इस विद्यार्थी 5 से 7 इसलिए होते हैं क्योंकि जो शिक्षण कार्य कर रहा है, शिक्षण को जो शिक्षण कार्य करना है वो इतने ही विद्यार्थी में करना है, क्योंकि उससे उनको इज्जत ज़्यादा नहीं रहती है, तो कम विद्यार्थी में डिसिप्लिन बना रहता है और वो अपनी क्रिया को अच्छे से कर सकता है। और 5 से 10 मिनट में ये है कि वो इतनी टाइम में एक कौशल को पूरा कर ले, यानी एक कौशल निर्माण होता है। और क्या होता है इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण इसके अंदर पाठ योजना तैयार करते हैं। तो कैसे करते हैं इसमें, अब इसमें देख लो, और इसको सूक्ष्म शिक्षण विधि को इसका जन्मदाता किसको माना जाता है, एलन को, एलन को माना जाता है जन्मदाता इसका एलन को। और कभी भी 1963 में इन्होंने इसका निर्माण किया था सूक्ष्म शिक्षण विधि का। और इसमें यही था कि एक शिक्षार्थी को एक प्रशिक्षण देना है तो इस माध्यम से कैसे छोटे रूप में कैसे इकाई को पूरा करना है और कैसे एक कौशल को तैयार करना है, तो इस विधि के माध्यम से वो सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। इसी प्रकार से अब ये हो गया सूक्ष्म शिक्षण में एलन 1963 में किया था इनके जन्मदाता इनको माना जाता है। तो इसमें पहले क्या करता है, आयतन चक्र बनाएंगे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। अब कैसे होगा, अब इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें देखेंगे पहले क्या बनाते हैं, योजना, इकाई योजना बनाएंगे। तो डेली पाठ्यक्रम को क्या पढ़ाना है, तो पहले योजना तैयार करेंगे। योजना तैयार करने के बाद क्या करते हैं, शिक्षण, शिक्षण कार्य होगा, मतलब अपना जो कौशल है उसको पूरा करेगा कि कौन सा कौशल है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा कौशल मैंने तैयार किया, कौन सी योजना बनाई है, किस प्रकार से पढ़ाना है। तो योजना हो गया, शिक्षण हो गया। इसके बाद शिक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद क्या करते हैं, क्या मिलता है, फीडबैक, तो इसमें देखिए पृष्ठ पोषण। तो पृष्ठ पोषण मिलेगा, क्या योजना तैयार हो गई, तो शिक्षण कार्य कर लिया और उसके बाद पृष्ठ पोषण हो गया। फिर अगर ये नहीं हुई तो दोबारा क्या करते हैं, पुनः योजना, तो क्या बनेगी, पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, और फिर इसके बाद आएगा पृष्ठ पोषण, पुनः पृष्ठ पोषण। अगर क्रिया सही नहीं है तो ये प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है और दोहराई जाने के बाद दोबारा ये क्रिया चलती है। तो योजना, शिक्षण, पृष्ठ पोषण, पुनः योजना की सफल नहीं हुई तो उस योजना को दोबारा से प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें शिक्षक होता है, पीछे बैठता है और जो प्रश्नार्थी होते हैं वो आगे अपने इकाई योजना को पूरा करते हैं, कौशल को पूरा करते हैं और जो भी दूरी में करते हैं 5 से 7 बच्चों में और 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा करना होता है और उनकी जन्मदाता है एन। तो सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है इस शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इसीलिए यूज में की जाती है कि जो क्रिया है ये पूर्व नियोजित होती है, यानी पूर्व नियोजित करनी है, पहले योजना तैयार करनी है, फिर शिक्षण कार्य करना है और फीडबैक फिर मिलता है। नहीं होता है अगर इससे कौशल निर्माण अगर बच्चे विद्यार्थी में नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा तो वो अपने जो शिक्षण कार्य उसको अच्छे से प्रभावशाली नहीं बना पाएगा। इसलिए शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक विधि के रूप में प्रयोग की जाती है जिससे कि प्रशिक्षणार्थी में कौशलों का निर्माण हो जाए और शिक्षण कार्य अच्छे से कर सके। इसी प्रकार से अपना अगला टॉपिक है अंतर क्रिया विश्लेषण विधि। तो अपन का सूक्ष्म शिक्षण हो गया क्योंकि इसको हम छोटे रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। अभी शिक्षण प्रवाह की विधियां हैं तो विधियां समझनी है हमको, फिर इसका विस्तार से अध्ययन हम पूरा करेंगे। इसके अंदर पूरी चीजें जो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, किसने दिया है, परिभाषा है, सारी चीजों का अध्ययन हम डिटेल से बाद में करेंगे। प्रवाह विधियों के छोटे छोटे रूप में अपन को देख रहे हैं। इसी प्रकार से होता है अंतरक्रिया विश्लेषण विधि। अब अंतरक्रिया विश्लेषण विधि तो हमको मालूम है, मैंने पहले भी इसमें अध्ययन किया था। ये अंतरक्रिया विश्लेषण विधि किसकी है, फ्लैंडर की। फ्लैंडर की ना मैंने पढ़ा अंतरक्रिया विश्लेषण विधि किसने दी थी, फ्लैंडर ने दी थी। तो फ्लैंडर ने जो दी थी तो फ्लैंडर ने इसमें क्या बताया था, फ्लैंडर ने इसमें बताया था कि अंतरक्रिया विश्लेषण यानी मतलब जो विश्लेषण है किस किस के मध्य, छात्र व यानी छात्र व शिक्षक के मध्य क्रिया कैसे होगी, कौन कौन से बताई थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की क्रिया है और वो शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इसकी क्रिया कैसे होगी, शाब्दिक व अशाब्दिक। तो दो क्रिया बताई थी,
शाब्दिक या अशाब्दिक। अब शाब्दिक और अशाब्दिक इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर्क्रिया हो रही है, तो शाब्दिक और अशाब्दिक में क्या होगा, शाब्दिक कैसे होती है ये चीज हम समझते हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक तो इसमें अंतर्क्रिया हो रही है, तो शाब्दिक में कैसे होगी, इसमें होगी भाषाई युक्ति। भाषाई युक्ति होगी, भाषाई होगी इसमें, बिना भाषा के शाब्दिक नहीं होगी। और जो अशाब्दिक है जो कैसे होगी, हाव भाव के साथ, क्योंकि इसमें हाव भाव भी है, स्पर्श भी हो सकता है, और इसमें एकदम वो कहते हैं ना जो इशारे करना, ये करना, मतलब बिना भाषा के यूज करें, चक्षु द्वारा या फिर स्पर्श द्वारा, और या फिर कोई वो करके, जैसे कि अलग अलग शिक्षा उसमें हो जाती है, तो अशाब्दिक में हाव भाव हो सकते हैं और शाब्दिक में भाषा। और दोनों जो अंतर्क्रिया हो रही है, तो अंतर्क्रिया विश्लेषण है, इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य है, शाब्दिक अशाब्दिक है, और भाषाई और हाव भाव है। तो इसमें क्या हुआ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, इसमें मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से शिक्षण कार्य हो सकता है, और इस दोनों रूप से शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो अंतःक्रिया जो है वो शिक्षक और छात्र के मध्य वाली क्रिया है, और ये क्रिया कैसे संपन्न हो रही है, और इसको किसने दिया था, नैरेस ब्लेंडर ने इसका अंतःक्रिया विश्लेषण को दिया था। और जो छात्र और शिक्षक के मध्य जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो क्रिया होती है वो अंतःक्रिया है। दोनों के मध्य क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन्हें कैसे समझा, उसमें कानून कैसे पूरी की, शिक्षक ने इस क्रिया के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज इसके अंदर आती है। और इसी प्रकार से जो ये अंतःक्रिया विश्लेषण विधि है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने तथा छात्र शिक्षक के मध्य तीव्र अंतरक्रिया की जाती है। इसी प्रकार से तो इसको क्या और भी क्या कह सकते हैं, अंतःक्रिया शिक्षण प्रक्रिया प्रतिभा। और इसमें जो व्यवहार है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहार का होता है इसके अंदर, हम इसको समझ रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष तो ये व्यवहार है, तो बाद में दोनों का क्या होता है, व्यवहार को मिलाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो गया मूल्यांकन, तो ये हो गई अंतःक्रिया विश्लेषण विधि से शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाता है। इससे पहले अपन इसका डायग्राम एक बार और देख चुके थे, पिछली यूनिट में अपने पढ़ाया था मैंने अंतःक्रिया विश्लेषण, उसमें पूरा डायग्राम मैंने इसका बना दिया था कि कैसे अंतःक्रिया विश्लेषण का पूरा डायग्राम है। अगर आप चाहते हो तो इस बार भी आपको पूरा डायग्राम बना के बता सकती हूँ। इसी प्रकार से अब अपन क्या हो गया, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का डायग्राम, इसको कैसे करना है, तो इसमें था शाब्दिक अशाब्दिक हम देख चुके हैं, और शाब्दिक अशाब्दिक में पहले डायग्राम में बता चुके थे, इसमें मैंने दोबारा बता दिया है कि आपको याद रहेगा कि इसमें शाब्दिक में शिक्षक क्या करेगा, प्रारंभ करेगा, अनुक्रिया करेगा, फिर बाद में कौन करेगा, छात्र, वही प्रारंभ और अनुक्रिया, ये डिटेल में मैंने समझा दिया था आपको पूरा। और बाकी अशाब्दिक में क्या होगा, अशाब्दिक में मालूम क्या करना है, अशाब्दिक क्रिया कब होती है कि जब शिक्षक अपनी पाठ योजना पूर्ण कर लेता है, उसके बाद बच्चों से कह देता है कि जब तुम स्वयं इसको अध्ययन करो, एक बार पढ़ के देखो। अपन बोलते हैं ना चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके बाद खुद अध्ययन करो, तो उसके बाद कार्य के समय को शिक्षक और छात्र दोनों क्या कर रहे हैं, समय चल रहा है, तो शिक्षक छात्र दोनों के मध्य क्या होगी, अशाब्दिक अनुक्रिया होगी, क्योंकि शिक्षक क्लास में जाने से बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये सारी चीज एक शिक्षक होता है। और कार्य के बाद क्या होता है, उसमें ये चीज देखी जाती है कि जो पाठ योजना का कार्य था, जो योजना बनाई गई थी, शिक्षक को जो शिक्षक कार्य कराया गया था कि उसमें कोई समस्या आई थी या नहीं आई थी, वो समस्या रहित था या समस्या पूर्ण था, तो ये शायद चीज देखी होती है। और उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन के बाद में शिक्षक इसकी पूरी जो क्रिया हुई थी, जिसमें जो समस्या आई थी, उन सबको वो सोल्यूशन ढूंढता है और उनका उपचार करता है। निदान आपने पढ़ रखा है कि अनुरूपी में इसमें क्या होता है, जो अनुरूपी शिक्षण जो आपका अभी अध्ययन करके उस पॉइंट का, तो उसमें आएगा कि उसके तत्व होता है निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन, ये तत्व अपन जानते हैं। लेकिन इसी प्रकार से अंतःक्रिया विश्लेषण का क्रिया को अपन कैसे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाएंगे, तो उसमें कैसे विधियों का प्रयोग करेंगे, तो मैंने देखा सूक्ष्म शिक्षा में देखिए कैसे करेंगे। इसमें यह है कि शिक्षण के मतलब उसके अंदर कौशल निर्माण करना, कि कैसे कौशल निर्माण हो तो शिक्षण कार्य को अच्छे से कर सके। इसी प्रकार से जो अंतःक्रिया विश्लेषण है, ये छात्र शिक्षक के मध्य क्रिया है, क्रिया कैसे होती है, तो शाब्दिक अशाब्दिक, और कैसे होगी, कौन प्रारंभ करेगा, तो शिक्षक प्रारंभ करेगा और अनुक्रिया करेगा, उसके बाद छात्र प्रारंभ करेगा और अनुक्रिया करेगा। जो अशाब्दिक जो समय आएगा वो कार्य के बाद, तो कार्य से पहले कार्य के समय क्या हुआ था, कार्य के बाद क्या हुआ था, और शिक्षक और छात्र कार्य के बाद क्या हुआ, ये तो डायग्राम है अंतःक्रिया विश्लेषण का, इसको हमेशा नोट कर लेना, उसको याद रखना, क्योंकि ब्लेंडर का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है ये एग्जाम में जरूर आता है, या तो ऑप्शन में आएगा या वैसे आएगा, जी मोस्ट है, इसको याद करना।
इसी प्रकार से अब हम अगला देखते हैं अपन कौन सा शिक्षण है, अनुरूपीकृत विधि या अनुकरणीय विधि। तो इस विधि को और क्या कहा जाता है, इस विधि को ये कहा जाता है कि ये विधि अनुकरणीय है, मतलब नकल करना होता है ना कि अनुकरण, किसी का अपन अनुकरण कर ले, किसी को देख के अपन सीख रहे हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी शिक्षक को देख के सीखते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, शिक्षण कार्य कैसे करना है, तो ये होता है अनुरूपी विधि। तो लेकिन जो अनुकरणीय शिक्षण है ये, तो ये शिक्षण में क्या होता है, इसमें बच्चा नकल करता है, कैसे करता है, तो ये शिक्षण कार्य हमेशा क्लास में इसलिए करते हैं, माइक्रो टीचिंग के बाद कराया जाता है कि बच्चा देख के सीख जाए, जो प्रशिक्षणार्थी को देख के सीखे। और इसमें क्या होता है, जो खुद इसमें छात्र जो होता है वही शिक्षक होता है, वही बिगड़े वाला होता है, वही सब होते हैं, मतलब उन्हीं के बीच में ये क्रिया होती है। जो अनुरूपीकृत शिक्षण है, अनुकरणीय शिक्षण है, ये ऐसा ही होता है। इसमें क्या, इसको एक चीज और कहते हैं, भूमिका निर्वाह विधि भी कहते हैं इसको, यानी भूमिका निर्वाह कौन कर रहा है, जो खुद सीखने वाला है वही कर रहा है, तो ये वो शिक्षण है। तो इसके कई नाम हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नकल या भूमिका निर्वाह, ये सारी चीज कह सकते हैं। और इसको किसने दिया था, पूर्व संघ ने इसको अनुकूल शिक्षण की जन्मदाता माना था, पूर्व संघ ये माना जाता है। इसका तो है फ्लैंडर, ये एल है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, अपन बाद में इसका अध्ययन कर लेंगे कि कौन से, तो अपन पढ़ रहे हैं अनुरूपीकृत शिक्षण। तो इस जो विधि होती है, जो ये विधि है, इसमें होगा जो अनुरूपीकृत शिक्षण विधि में प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल व्यवहारिक शिक्षक बनाने का अभ्यास किया जाता है, मतलब इसका शिक्षण करा के कुशल और अच्छा शिक्षक बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तीनों विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सके और जो शिक्षक है वो एक अच्छा शिक्षक बन सके, जिसकी शिक्षण कार्य बहुत प्रभावशाली हो, जिससे कि उसको व्यवहारिक जो उसका वो है वो अच्छा हो सके और वो कुछ सीख सके और आगे विद्यार्थी को सिखा सके। इसी प्रकार से जब ये परिवर्तन लाना होता है, किसमें लाना होता है, व्यवहार में। जो वास्तविक शिक्षण है वो क्या है, जिससे कि बच्चे प्रशिक्षणार्थी के विधि प्रविधि के माध्यम से शिक्षण को प्रभावशाली व सफल बना सके। तो इसको समूह के सभी विषय का अभ्यास कर लेने के पश्चात क्या करते हैं, सामूहिक परिचर्चा करते हैं, जिससे एक दूसरे के गुणदोष का पूरे मस्तिष्क से विचार विनिमय करते हैं और वाद विवाद के माध्यम से उनकी चिंतन दर्ज करने की शक्ति परिवर्तित होती है, साथ ही फीडबैक भी मिलता है। मतलब जो ये अनुकरणीय शिक्षण है, इसमें क्या होता है, छात्र होते हैं, फीडबैक देने वाले भी छात्र होते हैं, और बाद इसमें जो कमियां रहती हैं उनको बताने वाले भी वही होते हैं, छात्र। मतलब जो पूरी अनुकरणीय शिक्षण है वो छात्रों के मध्य ही होती है, मतलब इसमें शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, क्योंकि ये कौशलों के निर्माण के बाद अनुकरणीय शिक्षण, मतलब जो जो तुमने सीखा क्या नहीं सीखा, तो वो सारे बच्चों के मध्य, जो सीखने वाले प्रशिक्षणार्थी उन्हीं के मध्य की क्रिया होती है, और उसी से उनको प्रश्न मिलता है, उससे मूल्यांकन भी होता है, लेकिन इसमें उनके खुले मस्तिष्क में विचार प्रकट कर सकते हैं वो। तो इसलिए अनुकरणीय शिक्षण में ये चीज होती है, तो इसको नकल और भूमिका निर्वाह कहते हैं, और अब इसको डायग्राम के माध्यम से भी अपन इसको समझ सकते हैं। तो इसका अपन डायग्राम इधर बना लेते हैं, तो तीनों शिक्षण विधि के आपके डायग्राम हो जाएंगे। इसका डायग्राम देखते हैं अपन अनुकरणीय शिक्षण का। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, अनुकरणीय शिक्षण विधि में होगा भूमिका को निर्धारित करना। इससे पहले करेंगे भूमिका को निर्धारित करना। तो भूमिका को निर्धारित करेंगे कि पढ़ाने वाला कौन है, कौन शिक्षण कार्य करेगा, तो इसमें कौन सी भूमिका कौन निभाएगा, तो उसका निर्धारण करते हैं। कैसे करेंगे कि मतलब जैसे कि आप में से किसी भी जैसे प्रशिक्षणार्थी है, उनमें से एक को अपन शिक्षण कार्य में जो पाठ योजना है, उसकी कार्य योजना है, उसका कौशल का निर्माण करना है, तो कैसे करेगा, तो उसमें अपन ने उसको शिक्षक बना दिया, क्योंकि जो देता है वो शिक्षक के रूप में ही पाठ योजना को वो तैयार करता है। तो भूमिका निर्वाह होगी, ये शिक्षक है, ये विद्यार्थी है, ऐसे करके उन्हीं में से निर्वाह हो जाता है। कई बार अपन ने क्या है ना कि आज आपको जैसे
टीचर्स की, अध्यापकों की जो पूरी चीज होती है वो सब आप बच्चे ही करेंगे। तो वो सारी भूमिका निर्वाह इसमें हो जाती है कि निर्धारण इसमें ये शिक्षक हो जाएंगे, ये फीडबैक देने वाले हो जाएंगे, ये सुनने वाले हो जाएंगे और ये मूल्यांकन करने वाले ये होंगे। सारी चीज इसके अंदर क्लियर हो जाती है। फिर दूसरा होता है अभ्यास, इसको मैं जरा साफ कर दूँ, करने के कौशल का चयन। कौन से कौशल का हमको करना है उसका वो हो जाता है कि अभ्यास कौशल में करने के लिए कौन से कौशल का चयन करें जिससे कि अभ्यास कार्य जो अपन कर रहे हैं, जो किसी का मतलब किसी भी भूमिका निभा रहे हैं, तो उसमें कौन सा कौशल होगा कि उसका कौशल का निर्माण करें जिससे कि ये पढ़ता जो अनुकरणीय शिक्षण विधि है जो पूर्ण हो जाए। तो ऐसा कौन सा कौशल हो, कौन सा अभ्यास करना है, जो पहले पढ़ाया ज्ञान है उसी को अपन इसमें नकल करते हैं। तो इसमें कौशल अभ्यास करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, विषय वस्तु ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स ले सकते हैं। इसी प्रकार से करेंगे कार्यक्रम का निर्माण। अब कार्यक्रम का निर्धारण कैसे करेंगे, इसको अपन कोई भी चीज करते हैं, अगर अपन कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता की व्यवस्था कर रहे हैं या सेमिनार वगैरह करते हैं, आपने कार्यशाला वर्कशॉप वगैरह देखी है, तो इनको अपन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले भूमिका का निर्धारण करेंगे, योजना बनाएंगे, सारी चीज करते हैं तो पहले वो करो, कितने लोग होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने कौन सा टॉपिक कौन बोलेगा, कौन से टॉपिक पे किसका, पहले तो पूरी चीज का निर्माण कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद अभ्यास करते हैं कि कार्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार होगा, कैसे नहीं होगा, कौन सी विधि से होगा, कौन से कौशल से होगा। तो ये सारी चीज इसमें कार्यक्रम में आप निर्धारण करते हैं, क्योंकि हर उसके लिए कार्यक्रम का निर्धारण करना, कौन सी जगह होगी, कौन सी नहीं होगी, सारी चीज का निर्धारण करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रेक्षण अवधि का निर्धारण। जो प्रेक्षण अवधि का निर्धारण, प्रेक्षण अवधि का मतलब प्रेसिस करने की कौन सी विधि होगी, कौन सी नहीं होगी, उसकी अवधि कितनी होगी, कितने टाइम में हमें पूरा करना है, ये सारी चीज का निर्धारण इसमें करते हैं। इसी प्रकार से जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्रथम अभ्यास सत्र। तो प्रथम अभ्यास सत्र मतलब प्रथम अभ्यास है उसका सत्र क्या होगा, कितना होगा, कौन सा चलेगा, उसका निर्धारण करना, सत्र का निर्धारण करना। ये चीज हो गई कि प्रथम अभ्यास में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो सत्र का निर्माण कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसलिए इसका पूरे का निर्धारण करते हैं। और फिर जो अगला वाला टॉपिक है, जो लास्ट इसका होता है वो है प्रक्रिया बदलने का, यानी प्रक्रिया बदलने की तैयारी, लिख सकते हैं कि तैयारी का निर्धारण। अब ये बनता है इसका डायग्राम हो गया पूरा कि कैसे क्या चीज होगी, ये सारी चीज इसमें आ गई है। इसी प्रकार से अब इसमें क्या क्या होगा, भूमिका का पहले मतलब जो अपन की कौन सी वाली विधि है, अनुकरणीय शिक्षण विधि, ये अनुकरणीय विधि है शिक्षण विधि। अब जो अनुकरणीय इसमें मालूम कर रहे हैं अपन को क्या है, नकल है ना, भूमिका निर्वाह। अब जब भूमिका निर्वाह आ ही गया है, इसमें शब्द है जो इसका भूमिका निर्वाह का, तो भूमिका निर्वाह कैसे होगी, भूमिका मतलब किसकी भूमिका निभाना चाहते हो आप, शिक्षक की या फिर विद्यार्थी की या किसी, कुछ भी हो सकता है, कई सारे सामाजिक उसमें मतलब उसमें जो भी डिटेल है पूरी चीज होती है, उसमें कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते। तो मतलब ये हो गया भूमिका को निर्धारित करना है, तो करना है, फिर अभ्यास करने के लिए कौन से कौशल का प्रयोग करना है ये देखना है। उसके बाद कार्यक्रम का निर्धारण है कि कार्यक्रम को कैसे संचालित करना है, कौन सी जगह करना है, कितने टाइमिंग में करना है, ये सारी चीज का ध्यान कार्यक्रम के निर्धारण किया जाता है। प्रेक्षण अवधि का निर्धारण जो प्रेजेंट करने वाला है, जो शिक्षक का भूमिका निभा रहा है, जो प्रेषित करेगा, जो कार्यक्रम कार्यक्रम मतलब आगे बोलेगा क्या करेगा, उसके लिए अवधि का निर्धारण करना, किसको 5 मिनट में करना है, कि 10 मिनट में करना है, कि 7 मिनट में करना है, 6 मिनट में करना है, उसका निर्धारण करना। इसी प्रकार से प्रथम अभ्यास का निर्धारण करना कि प्रथम अभ्यास में क्या रहेगा, कौन सा कौशल होगा, कौन सी विधि होगी, किस
का करना है तो इसका प्रथम अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक आता है प्रक्रिया बदलने की तैयारी का निर्धारण। फिर जब हो गया है तो प्रक्रिया को बदलना है तो उसमें कैसे करना है, तो किसको तैयार करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज इसके अंदर देखी जाती है। इसका बस यही मतलब है कि जो शिक्षण विधि है प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण प्रदान करने के उन्हें कुशल व्यवहारिक शिक्षण बनाने का अभ्यास किया जाता है। बस इसी में ये चीज थी कि शिक्षा और छात्र बनवाना, इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण की भांति जो प्रशिक्षणार्थी थे तो स्वयं ही शिक्षक बनते हैं और स्वयं ही छात्र बनते हैं और खुद छात्र अध्यापक होते हैं, वही सभी इसमें प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं वही शिक्षक बनते हैं, छात्र बनते हैं, सब कुछ बनते हैं और पूरी विधि को वो क्लियर इसको करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब एक प्रशिक्षणार्थी में ये सारे ये गुण आ जाएंगे, सारे कौशल आ जाएंगे तो वो एक अच्छा शिक्षण कार्य करा सकता है और जो शिक्षण के कार्य है उसको बहुत प्रभावशाली बना सकता है। तो अपन के ये दो डायग्राम हो गए हैं, ये अंतरक्रिया विश्लेषण का हो गया, इसका अनुकरणीय शिक्षण का हो गया और अपने सूक्ष्म शिक्षण का मैंने देख लिया था। और सूक्ष्म शिक्षण का तो वो सबसे सरल था, इसमें मैंने जब बना दी सूक्ष्म शिक्षण का भी तीनों डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें था योजना, शिक्षण, पृष्ठपोषण, और पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः पृष्ठपोषण। ये थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसको अपन बड़ा करेंगे। पुनः पृष्ठपोषण ये अपन पहले भी देख चुके हैं। पृष्ठपोषण तो सारी क्या चीज हो गई, ये पूरी योजना तैयार हो गई। सूक्ष्म शिक्षण अपन ये सारे डायग्राम मिल गए, यानी अंतरक्रिया विश्लेषण का ये हो गया, सूक्ष्म शिक्षण का हो गया और अनुकरणीय शिक्षण का हो गया। तो शिक्षण के प्रभाव, शिक्षण में प्रभावकता लाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए तो क्या करेंगे, पहले अपन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का। इसमें ये होता है कि सूक्ष्म जो बालक होते हैं तो वो शिक्षण कहते हैं, शिक्षण प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसको कैसे अपन सरल बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे को सरल से कठिन की ओर बढ़ाना होता है, सूत्र के सिद्धांतों का प्रयोग करना होता है। तो इसी प्रकार से कि इसमें योजना कैसे करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का यही है कि एक प्रशिक्षणार्थी में कुछ मतलब 5 से 7 विद्यार्थियों के मध्य और कम अवधि में यानी 5 से 10 मिनट के अंदर शिक्षण कौशल को कंप्लीट करना, यानी एक कौशल का निर्माण उसके अंदर करना जिससे वो सीख जाए। अब अपने कौशल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना है, पुनर्वलन है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट कौशल है, जो ये सारे कौशल है तो इनका प्रयोग करना। तो इसी प्रकार से जो एलन थे जिन्हें सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता कहा जाता है तो उन्होंने 1963 में जो सूक्ष्म शिक्षण की विधियां दी, तो उन्होंने कितनी विधियां दी थी, कितनी विधियां मतलब सूक्ष्म शिक्षण की कितने वो बताए थे, 14 शिक्षण बताए थे कि 14 प्रकार से जो शिक्षण कौशल थे वो 14 बताए थे कि उसके माध्यम से शिक्षण कार्य पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से तो सूक्ष्म शिक्षण हो गया बनता, फिर इसके बाद अंतरक्रिया विश्लेषण का तो वही फिर ब्लेंडर। अब ब्लेंडर ने क्या करा, ब्लेंडर ने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तो कौन सी विधि का, अंतरक्रिया विश्लेषण था, क्योंकि इसमें जो अंतरक्रिया अगर शिक्षक और छात्र के मध्य नहीं होगी तो शिक्षण कभी नहीं हो सकता, शिक्षण कार्य ही नहीं होगा अगर छात्र और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया नहीं होगी तो, और एक दूसरे के वो नहीं समझेंगे तो विवाद परिवर्तन तो कभी नहीं आएगा, ना ही वो अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर पाएंगे, ना अपने उद्देश्यों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ब्लेंडर ने इस अंतरक्रिया विश्लेषण को दिया जिससे कि शिक्षण प्रभावशाली हो सके और छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतरक्रिया है, उनके बीच संबंध है वो अच्छे बन सके, शिक्षक छात्र को समझ सके और छात्र शिक्षक को समझ सके। तो इसमें जो भी क्रिया थी, शाब्दिक या अशाब्दिक थी, छात्र और शिक्षक के मध्य थी, प्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष थी, जो भी क्रिया थी, जो भी समस्याएं थी, वो क्रियाएं थी जिनका निर्धारण हुआ, मूल्यांकन हुआ, सारी चीज इसके अंदर अंतरक्रिया विश्लेषण के अंदर आ गई। उसी प्रकार से अपनी जो नई तीसरी टीचिंग है अंतरक्रिया, आपको मालूम है योजना में बपड़ा हुआ, लेकिन जो अनुकरणीय शिक्षण होता विधि है इसमें यही होता है कि इसमें जैसे जो हमने सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को सिखाया होता है उसी योजना में उस चीज की नकल करना, लेकिन उसके जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो फीडबैक देने के लिए प्रशिक्षक जो होते हैं वो होते हैं और वो पीछे बैठ के इसमें फीडबैक देते हैं कि बच्चे ने कैसा किया, कैसा नहीं किया। इसी प्रकार से अनुकरणीय शिक्षण है, इसमें शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन जो अनुकरणीय शिक्षण की विधि है इसके अंदर जो प्रशिक्षणार्थी जितने भी उसमें भूमिका निभा जाता है कि शिक्षक का कार्य करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे और जो सुनने वाले होंगे वो ये होंगे
प्रशिक्षक हो गए, जो फीडबैक देने वाले शिक्षक बनेंगे वो ये बनेंगे, तो उसमें अलग अलग पार्टीशन में बांट दिया जाता है कि ये कर रहे ये करेंगे। तो इसी प्रकार से जो अनुगम्य शिक्षण विधि है, तो इसमें यही चीज होती है, मैंने सारी पॉइंट डिटेल वाइज देख लिया है, इससे अपन को ये अनुगम्य शिक्षण जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें यही है कि जो इसमें जो भी क्रिया होती है, जो शिक्षण होता है, ये प्रशिक्षार्थी ही डिसाइड कर लेते हैं अपने आप में, और उन्हीं को मालूम होता है, पूरी चीज कर लेते हैं शिक्षक कौन बनना है, विद्यार्थी कौन बनना है, क्या क्या साधन है क्या नहीं, वो सारी चीज डिसाइड वो खुद करते हैं। फीडबैक देने वाले भी प्रशिक्षार्थी होते हैं। और इससे क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर जो चीज होती है, जो वो शिक्षक के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते और प्रशिक्षक के सामने नहीं कर सकते, उसको वो उसके अपने साथियों के साथ में उसको वो प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए इसको भूमिका निर्वाही कहा जाता है। इस प्रकार से अपन ने तीनों शिक्षण विधियां हो गई है, तीनों विधियों को अच्छे से समझ लिया है, और आपको शायद ये समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि इसको बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया है, तो आपको ये सारी चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से जो अपन ने पढ़ा कि मतलब शिक्षण विधि की प्रभावता बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए ये विधियां प्रयोग की, और ये किसने की थी? एलन ने, लेंडर ने और कुर्टशंक ने। तो ये तीनों